हेलो। हेलो बच्चों, मेरा नाम अंकुर है। और आज हम केमिस्ट्री का जो बिल्कुल बेसिक टॉपिक होता है, जब हम क्लास 7th में केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो सबसे जो बेसिक चीज़ होती है दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो जैसे हम केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि केमिस्ट्री इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ मैटर। केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ मैटर। अब ये मैटर क्या होता है, वैसे तो हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं मैटर के बारे में, लेकिन एक बार फिर भी अपन एक बार और देख लें कि मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। मतलब इसमें दोनों चीज होनी चाहिए कि जो आपका स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसमें कुछ मास हो। इसका मतलब जो भी हमारे सराउंडिंग में हमें चीज़ें दिख रही हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग जो है वो मैटर में आती हैं। लेकिन हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कुछ चीज़ें जो मैटर में नहीं आती हैं, जिनको हम मैटर नहीं मान सकते। एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या है? जैसे लाइट, साउंड, टाइम, ग्रेविटी, मैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म ओके, और आवर थॉट प्रोसेस आर नॉट आर नॉट कंसिडर्ड एज मैटर। मतलब वो मैटर की तरह कंसिडर नहीं किए जाते हैं। ओके, तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो तो हम मैटर को फर्दर क्लासिफाई करते हैं। बेसिकली मैटर दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला है फिजिकल क्लासिफिकेशन फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। बहुत आसान है, केमिकल क्लासिफिकेशन। मतलब फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब, अगर हम किसी चीज़ को देख करके, है ना, फिजिकल वेरिफिकेशन करके अगर हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो वो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है। मतलब फिजिकली हम क्लासिफाई कर सकते हैं, देख करके हमारे ऑब्जर्वेशन के बेस पे हम बता सकते हैं। तो इसमें पहला होता है आपका जैसे सॉलिड, लिक्विड और तीसरा गैस। ये हम जानते हैं, छोटे क्लासेस में हमने पढ़ा भी है। और सॉलिड की डेफिनेशन क्या हो कह सकते हैं? सॉलिड उस सब्सटेंस को बोलते हैं जिसका डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इसमें हम बोल सकते हैं लिक्विड में कि इसका डेफिनेट शेप नहीं होता, ठीक है ना। ये वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर होता है, ये मतलब। और इसके लिए हम बोल सकते हैं गैस के लिए, गैस का डेफिनेट शेप भी नहीं होता और कोई डेफिनेट इसका वॉल्यूम भी नहीं होता, ठीक है। तो सॉलिड के लिए हम क्या बोलेंगे कि इसका डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन शेप इसका डिफरेंट होता है। इसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स नहीं होते हैं। ओके, इसके अलावा फिजिकली हम और भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं मैटर का। जैसे आपकी कॉलोइडल स्टेट है, ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन बस अभी आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं। कॉलोइडल स्टेट हो गई। इसके अलावा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है ना।
इसके अलावा फर्मी कंडेंसेट भी होता है, फर्मी कंडेंसेट। इसके अलावा प्लाज्मा स्टेट भी होता है, प्लाज्मा स्टेट। तो इस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं फिजिकली। इसके अलावा केमिकली हम एक मैटर को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं ब्रॉडली। पहला है आपका आपका प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, और दूसरा होता है मिक्सचर्स, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस को भी फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है एलिमेंट और कंपाउंड्स में, और मिक्सचर भी फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है जैसे होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब एलिमेंट भी फर्दर क्लासिफाई किए जा सकते हैं जैसे आपका मेटल, नॉन मेटल, और तीसरा हो जाएगा आपका मेटलॉइड। ठीक है। कंपाउंड्स भी फर्दर क्लासिफाई किए जा सकते हैं, दैट इज अवर ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो मिक्सचर्स हैं, मिक्सचर्स जैसे होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी फर्दर क्लासिफाई किए जा सकते हैं, एक आपका कॉलॉइड और एक सस्पेंशन। ओके, तो ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन हुआ। हम फर्दर आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम केमिकल क्लासिफिकेशन को और अच्छे से स्टडी करेंगे। हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग हम लगाएंगे यहाँ पर प्योर सब्सटेंस, हेडिंग लगाएंगे प्योर सब्सटेंस। देखिए, प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन हम ऐसे बोल सकते हैं, द मैटर which is made of one type of particle, one type of particle, one type of particle. The particle may be, the particle may be atom or molecule. The particle may be atom or molecule. ठीक है, तो इस तरह से है। अब अगर पार्टिकल, इफ पार्टिकल, इसी में आगे हम लिख रहे हैं, इफ पार्टिकल इज एटम, ठीक है, तो वो होता है आपका एलिमेंट। इसका क्या मतलब हुआ, अभी एक बार समझेंगे, पहले इसको लिख देता हूँ पूरा मैं। इफ पार्टिकल इज मॉलिक्यूल, तो वो होता है आपका कंपाउंड। इसका क्या मतलब कि अगर एक कोई मैटर है जो कि एक ही टाइप के एटम से मिलके बना है, एक ऐसा मैटर जो कि एक ही टाइप के एटम से मिलके बना है, वो आपका एलिमेंट होगा। और एक कोई मैटर है जो कि एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके बना है, वो कंपाउंड होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड तीनों की डेफिनेशन देख ली है। एलिमेंट की डेफिनेशन भी, कंपाउंड की भी, और प्योर सब्सटेंस की, तीनों की डेफिनेशन देख ली है। तो प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या है, आप इसी को याद रखें कि द मैटर विच इज मेड ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल, बस। द पार्टिकल में बी एटम और मॉलिक्यूल, द पार्टिकल में बी एटम और molecule. If particle is atom, the pure substance is known as element. If particle is molecule, the pure substance is known as compound. तो ये आप थोड़ा सा
ध्यान रखेंगे। अब इसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्योर सब्सटेंस के में, जैसे हम बात करते हैं मेटल। तो मेटल की डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं कि मेटल की जैसे एक कंडक्टिविटी होती है, मेटल में कंडक्टिविटी होती है। कौन कौन सी कंडक्टिविटी? थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इस पे स्पेसिफिक साउंड होता है मेटल्स में, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं, जैसे काफ़ी हार्ड होती हैं जनरली मेटल्स, ठीक, जनरली 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 हार्ड होती है मेटल्स। तो ये थोड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं। और इसके अलावा नॉन मेटल्स कौन होते हैं? जो जिनमें ये मेटल की प्रॉपर्टी नहीं होती, जनरली वो नॉन मेटल्स होते हैं। और मेटलॉइड हम ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे प्योर सब्सटेंस होते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस लाइक प्रेशर कंडीशन, टेम्परेचर कंडीशन। तो ये अपनी प्रॉपर्टीज को बदल लेते हैं, ठीक है। तो ये मेटलॉइड होते हैं। एक्चुअल में पूरी पीरियोडिक टेबल में टोटल आप याद रखेंगे 11 मेटलॉइड्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, क्लासिफाई किए गए हैं। इनमें से जो 6 हैं वो हैं कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड। 6 हैं कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड। 6 आपके कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड कौन से हैं? वो 6 आपको याद होने चाहिए जो कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड मेटलॉइड है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताऊं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम। ये 6 आपके एलिमेंट हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे, जो कि मेटलॉइड है, कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड। ओके, थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। व्हाट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन एंड their derivatives, their derivatives are called organic compound. हाइड्रोकार्बन एंड their derivatives। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है, सी एच बॉन्ड जिसमें पाया जाता है, उन ऐसे कंपाउंड्स को अपन हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे मीथेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मीथेन में CH3Cl अगर हमने लिख दिया ऐसा, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऐसे उनके डेरिवेटिव जैसे आपके अल्कोहल हो गए, अल्कोहल हो गए, एल्डिहाइड हो गए, सब अपन आगे पढ़ेंगे वैसे। एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें ध्यान रखनी है, इम्पॉर्टेंट चीज जो इसमें ध्यान रखनी है कि जैसे CO2, CO2, CO, कार्बोनेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट are not considered, not considered as organic compound। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहा जाता है इंस्टेड ऑफ हैविंग कार्बन। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होना चाहिए और उनके डेरिवेटिव होने चाहिए। तो हम ये ऐसा सोच सकते हैं कि भाई CO2 भी तो हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट भी हो सकते हैं, तो इनको क्यों नहीं बोला जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड? तो इसका रीज़न बड़ा सिंपल है कि
देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है। जैसे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मतलब स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट हो गया, स्पेसिफिक टाइप की रिएक्शंस हो गई, ठीक है, या स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप की रिएक्शंस हो गई। तो ये कोई, इसमें कोई भी फंक्शन ग्रुप नहीं मिलता है, कोई केमिकल रिएक्टिविटी नहीं है इनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से, ठीक है ना। तो इस वजह से स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली होते हैं, तो वो कैरेक्टरिस्टिक इन कंपाउंड्स में नहीं मिलते हैं, इसलिए इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं माना जाता। आपसे कोई पूछे कि व्हाई दीज कंपाउंड्स आर नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आप बोलेंगे कि इनके अंदर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं जो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट डेफिनेशन हम बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड की। इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? कंपाउंड्स विच डिराइव्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। जनरली, वर्ड ऑफ क्वेश्चन क्या है? जनरली ऐसे कंपाउंड्स जो कि अर्थ क्रस्ट में हमें मिलते हैं वो आपके कहलाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कंपाउंड्स derived from अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट से डिराइव होने वाले कंपाउंड्स आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। ओके, अब अर्थ क्रस्ट का क्या मतलब है? अर्थ क्रस्ट बेसिकली हम ऐसे एरिया को बोलते हैं अर्थ के अंदर, अगर मैं जैसे बोलूँ बिलो 5 किलोमीटर नीचे जाता हूँ अर्थ में, सरफेस से 5 किलोमीटर बिलो जाता हूँ, 5 किलोमीटर बिलो, तो वो जो टोटल एरिया होता है या, तो उसको अपन बोलते हैं अर्थ क्रस्ट। एक सिंपल डेफिनेशन। तो अर्थ क्रस्ट में हमें जो भी कंपाउंड्स मिलते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं जनरली। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। थैंक यू।